नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट क्या है? 2 जून। आप में से बहुत से स्टूडेंट मुझसे क्वेरी कर रहे हैं कि मैम हम लोगों को अब यूपीएससी 2024 की तैयारी करनी। तो देखो भाई, यूपीएससी 2024 की तैयारी के लिए बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। तैयारी के लिए आप लोग जनवरी 2023 से करंट अफेयर को शुरू कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप जून 2023 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट जून से शुरू होंगे। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि पुराने करंट अफेयर्स को भी यूपीएससी ने पूछा है। तो आप लोग, मैं आपसे यही कहूंगी कि भाई देखो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो बिल्कुल आप लोग वहां से भी शुरू कीजिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अभी इतना नहीं पढ़ सकते हैं या इतना हमें और भी चीजें कवर अप करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली शुरू कर लीजिए जून 2023 से। जैसे अभी मैंने पिछली क्लास यहाँ पर अपलोड करी है 1 तारीख की, तो आप वो 1 तारीख से शुरू कर लो अपना करंट अफेयर्स करना, कोई इशू नहीं है। वहां से शुरू कर लो अपना सारी चीजें, इससे भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आप जून 2023 का जो मैंने अपलोड किया हुआ है ना, मतलब 1 जून से, तो वो आप स्टार्ट कर लो और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बना लो कि आपको ये सब कवर करना ही है। क्योंकि बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि करंट अफेयर्स निगलेक्ट कर दिए जाते हैं। बट यू ऑल नो, करंट अफेयर्स यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर प्रपोर्शन होल्ड कर रहे हैं। इस बार के यूपीएससी एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आए हैं। अब ये 25 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, है ना। और ऐसा नहीं कि कैसे भी आ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको पढ़ने की। अगर डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तब जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक्स को देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से नहीं, डीप कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। लेकिन ये जो मेरी वीडियोस हैं, इसमें मैं प्रॉपरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड एंड यूपीपीसीएस मेंस ओरिएंटेड पढ़ूँ, क्योंकि यूपीपीसीएस का जो मेंस का एग्जाम है, यूपीपीसीएस मेंस में भी इस टॉपिक से खूब क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा जो पूरा सिलेबस और सारी चीजें हैं वो मेंस ओरिएंटेड भी रहेगा। तो आप सभी लोग जो भी यहाँ पे वीडियो को डेली सुनते हैं, अपना आधा घंटा निकालिए डेली का और नोट्स बनाइए। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से कंबाइन करके मैं यहाँ पर 6 आर्टिकल्स को कवर अप कराती हूँ और 6 आर्टिकल्स के साथ 2 आर्टिकल्स को क्वेश्चन की फॉर्म में भी मैं आपसे पूछती हूँ। और जिस स्टूडेंट की ये क्वेरी थी कि जो एमसीक्यू है वो अलग से करने, हाँ जी बिल्कुल करने हैं। आपको ये डेली के वीडियोस भी सुननी है और एमसीक्यू भी कवर अप करने हैं। दोनों कवर अप करोगे तब चांस होगा, क्योंकि आपको पता है कि कैसा पेपर आ रहा है। आप सभी लोग जानते हैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी किस टाइप के पेपर्स पूछ रहे हैं, किस टाइप के सवाल पे सवाल बने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि सवाल जो है ना वो किस टाइप से है। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप सभी लोग यहाँ से पढ़ना अब शुरू कर दें, अपनी डेली की एक रूटीन बना लीजिए। अब डेली से आप अपना लिखना शुरू करो, बनाना शुरू करो चीजों को, विदाउट बी लाइक की सब कुछ आप लोग पढ़ना शुरू करो अब से, मतलब एक डेली रूटीन बना लो अपनी। बाकी फ्री पीडीएफ नहीं है ये वाली, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को हमारा पेड ग्रुप है, इस नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी पेड ग्रुप की जानकारी सारी अवेलेबल करवा सकते हैं। ये पेड रहेगा, इस पे आप सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, कितने क्या कैसे क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ले लो। ठीक है, तो इस टाइप से आप पूरा अपना कवर अप करो। बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का, खीर भवानी का मेला। फिर है सीएजी,
सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयुक्त, वायलेंस फेस्ड बाय डॉक्टर्स, चंद्रयान 3 और फिंगरप्रिंट का डेटाबेस। तो फर्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं, वो है खीर भवानी मेला। 25,000 से ज्यादा जो है श्रद्धालु लोग वो इकट्ठा हुए हैं कश्मीर में, क्योंकि वहां पे कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, खीर भवानी मेला। ये ज्येष्ठ अष्टमी के दिन जो एक टेम्पल है, खीर भवानी टेम्पल, माता भवानी रंग्या देवी को डेडिकेटेड है। तो उनके लिए यहाँ पर ये जो है पूरा लगाया जाता है जीवंत मेला। खीर भवानी एक झरने के पास लगता है, जिसे स्थानीय रूप से सिंधु नदी से सिंध जिले के रूप में माना जाता है। असल में जो रणबीर सिंह थे, मतलब यहाँ पर जिनका रूल हुआ करता था, उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया था इसी द्वीप पर, जिसमें से श्रेय देवी जो है उनकी मूर्ति और एक शिवलिंग बनाया गया था वहां पर। और वहीं पर ही जो है बहुत बड़ी एक उसमें हिंदू सभाओं में से एक कहा जाता है। अमरनाथ की यात्रा के बाद ये दूसरे स्थान पर ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू लोग सबसे ज्यादा इकट्ठा होते हैं। असल में खीर भवानी का जो मंदिर है, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न में है, श्रीनगर में बना हुआ है। और ये काफी ज्यादा यहाँ पर बना हुआ है, मतलब काफी लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर एक झरना है, मंदिर के पास तालाब है। और 1910 के दशक में इसको महाराजा प्रताप सिंह के दौरान पूरा स्थापित किया गया था। बाद में आगे चल के इसको महाराजा हरि सिंह ने भी मरम्मत कराई थी। तो खीर भवानी टेम्पल से जुड़े हुए हमारे पास कुछ ऐसे टेक्स्ट भी हैं जो मिलते हैं, जैसे कि कल्हाना। ये क्वेश्चन देखो काफी इंपॉर्टेंट है। कल्हाना ने राजतरंगी ने लिखी थी, जो कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को बताती है। इसमें तुलू मेला के नाम से था, और तुलू मेला जो है आज के समय में खीर भवानी मेला है। ऐसे ही भृगु संहिता जो है उसमें भी खीर भवानी के नाम से है। अबुल फजल जो है, अबुल फजल जो है जिन्होंने आईने अकबरी क्या है, अकबर की बायोग्राफी। ये अकबर की बायोग्राफी 2 फेजेस में 2 वॉल्यूम्स में लिखी गई है। तो ये 2 वॉल्यूम्स में जो ये लिखी गई है, इसमें भी यहाँ पर तुलू मेला के बारे में बताया कि 100 बीघा जमीन पे ये था। समर सीजन के समय यहाँ पे मार्शी लैंड है, उसमें ये दिखता है। तो ये अबुल फजल का पूरी तरीके से इसके बारे में भी लिखा गया है। तो ये 3 बुक्स आपको याद रखनी है। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट अबुल फजल है और कल्हाना वाली है। कल्हाना के लिए कई बार सवाल आया है कि इसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में काफी डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है भाई, तो ये छोटे से फैक्ट्स है, आप लोगों को इस तरीके से याद रखने हैं। ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, बट छोटे छोटे से फैक्ट्स है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो ये सब आप लोगों से छोटा सा पूछा जा सकता है, छोटी सी चीजें यहाँ पर, इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये एक फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन है, जो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको इन्हीं चीजों के थ्रू जो है वो दिमाग में रखनी है, याद में रखनी है कि क्या क्या चीजें बताएगी। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल सीएजी का। अब क्या है यहाँ पर, WHO के जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उनके यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए जो कैग हैं उनको दोबारा से चूज किया गया है आगे आने वाले 2024 से 27 के टाइम पीरियड। ठीक है, 156 में से 114 वोट्स जो है वो हमारे भारत के सीएजी को मिलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है कैग जो है दोबारा से चूज किए गए 4 साल, पहले भी थे, दोबारा से फिर उनको चूज किया गया। तो सीएजी के बारे में याद रखिएगा। अभी सीएजी हमारे कौन है, वो है GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये अभी हमारे सीएजी हैं, जिनको दोबारा से चुना गया है 2024 से 27 तक के लिए। सीएजी भारत की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए यहाँ पे काम करती है। जो भारत का सारा आर्टिकल 148 से 151 के में लिखा हुआ है, जो कि इंडिया के लिए सारे इंटरनली एक्सटर्नली सारे ऑडिट्स को सारा कुछ चेक करती है भाई, कि कितना एक्सपेंडिचर आया है, हुआ है, और कितना रेवेन्यू आया है। तो दोनों चीजों को चेक करने की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये उन्हीं को चेक करते हैं पूरा। और आर्टिकल 148 इसी से डील करता है, जिसमें सीएजी की अपॉइंटमेंट ओथ लिखी हुई है।
आर्टिकल 149 में इनकी ड्यूटीज लिखी है। 150 में लिखा है कि भाई सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करनी है। 151 में प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के आगे सबमिट करेंगे, यही सिस्टम होता है। सीएजी अपनी साल की 3 एनुअल रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और प्रेसिडेंट आगे लेके जाते हैं पार्लियामेंट तक। ठीक है भाई, ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। और सेम सीएजी गवर्नर्स के लिए भी काम करते हैं, स्टेट के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पे कोई सीएजी नहीं होता। यहाँ पे लिखा है यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्यों के लिए। तो दोनों के लिए काम कौन करते हैं, वो सीएजी। एक ऐसा नहीं कि एक सिंगल पर्सन, मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल पर्सन सारा काम देख रहा है। असल में सीएजी के अंडर बहुत से लोग काम करते हैं। अगर आप अभी देखो तो सीएजी के अंडर करीब करीब 50 से 60 हजार लोग ऐसे हैं जो उनके अंडर काम करते हैं। आर्टिकल 150, 151 सब में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई वो दोनों के लिए काम करेंगे और अपने रिपोर्ट्स को आगे जाके सबमिट करते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक ये इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बाकी सीएजी का पूरा काम है सारी की सारी रिपोर्ट्स को सबमिशन करना, सारी चीजों को देखना। इनकी अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं और इनकी टर्म कितना रहता है, 6 साल या 65 साल। 6 साल या 65 साल। इनको हटाना है तो हटाया भी जा सकता है, लेकिन उसी तरीके से जैसे एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है, सेम उसी तरीके से इनको भी हटा सकती है। सीएजी का काम ही ये है कि भाई पूरे भारत का जो सीएफआई है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश, सबके से जुड़े हुए जितना भी व्यय है उसे संबंधित सारी चीजों का लेखा प्रशिक्षण करना, सारी चीजों का ऑडिट करना, जो भी आ रहा है सारी चीजों का प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट होता है ना, ये चीज लाभ और हानि, वित्तीय विवरण करना, सहायक खातों का अंशेषण करना, सारी चीजें चेक करते हैं। और अगर मान लीजिए, देखो वैसे तो देखो लोकल बॉडीज का ये ऑडिट नहीं करते, पर अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर से रिक्वेस्ट आई है तब ये कर सकते हैं, वैसे नहीं करते हैं। वैसे इनका ऑडिटिंग का सारा काम स्टेट की गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, इन्हीं की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति को इस बात की भी सलाह दे कि भाई राज्यों और केंद्र के खाते जो हैं वो किस रूप में और किस प्रकार से हमें रखने चाहिए। अब ये आप देख सकते हो, मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पर कि सीएजी जो है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हैं। यहाँ पर सीएजी जो है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में। ऐसे ही ये गवर्नर को लिखते हैं, गवर्नर आगे कहाँ ले जाते हैं, स्टेट की लेजिस्लेचर। 3 रिपोर्ट होती है भाई, याद करनी है आपको। ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, विनियोग खाते पर अंशेषण रिपोर्ट, वित्त खातों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये 3 रिपोर्ट आपको याद रखनी है। बाकी सीएजी हमारी 2 जो कमिटीज हैं पार्लियामेंट की, सबने पढ़ी है ना पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट की एक है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी और एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इन दोनों कमिटीज में जा करके हेल्प करते हैं, आप कह लीजिए कि ये भाई गाइड होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, या आप कह लो मेंटोर होते हैं, हेल्प करते हैं बेसिकली सीएजी जाकर इनकी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से सीएजी, मैंने आपको पूरा ही सीएजी एक्चुअली में समझा दिया है, वो आपको पूरा याद रखना है। ये पूरा सीएजी के बारे में एक फ्लो चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ओथ दिलाई जाती है, पढ़ सकते हो। 6 साल या 65 साल का होता है। कभी रेजिग्नेशन लिखना देना होगा तो ये प्रेसिडेंट को लिख के देंगे। और इनको हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रकार से हटाया जाता है ऐसे इनको भी हटा सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग के तहत। इनकी ड्यूटीज लिखी है सारी नीचे। पहले हम इनकी इंडिपेंडेंस देख लेते हैं। ये भारत के इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। पब्लिक पर्स के गार्जियन, गार्जियन का मतलब क्या होता है, सारा का सारा पब्लिक पर्स संभालते हैं। इनको टेन्योर तो यहाँ पे पूरा दिया जाता है। हाँ, एक बात खास ये है कि दोबारा ये पर्सन नॉट एलिजिबल होते हैं, दोबारा किसी पोस्ट को हासिल नहीं कर सकते। सैलरी इनकी पार्लियामेंट डिसाइड करती है, जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होती है, करीब करीब 2.5 लाख। इनकी सैलरी को आप चेंज नहीं कर सकते। इनकी सारी पावर्स प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। और सारी सैलरी और सब चीजें कहाँ से निकलती हैं, सीएफआई से, जिसको ये खुद ही ऑडिट करते हैं। जिम्मेदारियां आप देख सकते हो, ये सारे काम ये करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है ये सारी चीजें।
ये सारी की सारी जिम्मेदारी टैक्सेस के बारे में देखना और ऑडिट रिपोर्ट्स भेजना, एडवाइस करना, ऑडिटिंग करना, सारा कुछ इनकी जिम्मेदारी होती है। तो सीएजी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। सीएजी का टॉपिक आपके प्रिलिम्स के लिए या आप कोई भी जो 1 डे का एग्जाम प्रिपेयर करे, चाहे आप एसएससी का भी कर रहे हैं, तब भी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट। इवन अगर आप एसएससी का कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ किसी उसका एग्जाम का कर रहे हो तभी आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन तो, ये टॉपिक तो अपने आप में वैसे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है हमारा भाई सीवीसी के ऊपर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। सीवीसी क्या चीज होती है? विजिलेंस। किस पे नजर रखेंगे? सतर्क किसके लिए रखेंगे? जो करप्शन करता है। तो यहाँ पर करप्शन के अगेंस्ट इस बॉडी को बनाया गया था 1964 में संथानम कमेटी के कहने पर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। ये भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए एक बहुत बड़ी बॉडी है, शीर्ष निकाय है। और इसको यहाँ पर 2003 के अधिनियम के अंतर्गत इस आयोग को वैधानिक दर्जा भी दिया गया था और इसको बाहरी स्वायत्तों से अलग रखा गया था। ठीक है भाई, इसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? इसमें एक तो मेन होता है सीवीसी, चीफ वाला हो जाएगा, और साथ में 2 विजिलेंस कमिश्नर्स और होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? विजिलेंस रखना। विजिलेंस किस चीज के ऊपर रखना? सतर्क रहेंगे जो यहाँ पर भ्रष्ट और अनैतिक प्रथाओं को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं, उनको समाप्त करने के लिए बनाया गया, ताकि हमारी हर जगह पर पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठा, जवाबदेही लाना, ये सब लाया जा सके। जितने भी सीवीसी के मेंबर्स हैं, इन सबको अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बैठती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। ये 3 लोग मिलकर के यहाँ पर एक कमेटी बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम अफेयर्स के मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। ये 3 मिलकर के डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को बनाया जाएगा। इनके यहाँ पर कितने सालों के लिए रहते हैं? वही 6 और 65, सॉरी 4 सालों के लिए रहेंगे या फिर 65। ठीक है, इनका 6/65 नहीं होता, 6/65 यूपीएससी का होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है, और जो अभी पढ़ा है आपने सीएजी, इन 3 का होता है। इनका कितना होता है? 65 तो है रिटायरमेंट, लेकिन 4 साल की है। ठीक है, दोबारा से रीअपॉइंट भी नहीं हो सकते हैं। हटाना है तो या तो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को लिख के दे दे, तब तो, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट किया है और प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देने का अधिकार है। लेकिन अगर कभी उनको हटाना है तो वही सेम प्रोसेस होगा। कब? या तो उनका दिवालिया सिद्ध हो गया है, या फिर उन्होंने कोई अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं, या उन्हें कोई लाभ का पद धारण हुआ है, या प्रेसिडेंट के अनुसार वो अभी उनका मस्तिष्क या उनका शरीर अयोग्य है। तो इस प्रकार से ये पूरा एक हटाने का प्रोसेस होता है। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये पावर है और किसी के पास नहीं है। इनके हेडक्वार्टर्स भी अभी कहाँ बने हुए हैं? दिल्ली में बने हुए हैं, जिसमें अपना इनका खुद का एक सेक्रेटरीट होता है, टेक्निकल एग्जामिनर की विंग होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती है। तो ये इनका अलग से काम करने के लिए है, जहाँ पर सारे केसेस, कंप्लेंट जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हो गए, पब्लिक सर्वेंट से जुड़े हुए हो गए, सारी केस आप यहाँ पे फाइल करके जवाबदेही मांग सकते हो। इनका काम ही है कि आपको जवाब दे। अब देंगे या नहीं देंगे भाई, वो अलग कॉन्सेप्ट है, पर देते हैं यहाँ पर। चलिए, अगला है हमारा यहाँ पर कि डॉक्टरों के साथ किस प्रकार की हिंसा है। अभी हाल फिलहाल में हमने सुना है कि रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, सुना ना सभी लोगों ने? रेसलर्स का कितना ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को आया। अब यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ हिंसा के ऊपर बात आ रही है। बहुत से केसेस देखने को मिले हैं, पेशेंट्स या पेशेंट के जो रिश्तेदार होते हैं वो बहुत हिंसक से हो जाते हैं, क्योंकि उनको भाई जो चीज चाहिए वो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। असल में यहाँ पर सबसे ज्यादा फीमेल जो होती है ना, महिला चिकित्सक पेशावरों को सबसे ज्यादा शारीरिक और मुख्य रूप से कार्यस्थल पर हिंसा देखने का जोखिम बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये 2020 की रिपोर्ट है कि भाई जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे 50% से ज्यादा डॉक्टर्स को कभी ना कभी ये चीज देखने को मिली ही मिली है। ठीक है, तो इसका होता क्या है? यहाँ पर उनको धमकी दे के चले जाना, या फिर मौखिक रूप से हिंसा करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ये चीजें प्रॉब्लम होती है, और कई बार डॉक्टर्स को भी ये बोला जाता है कि भाई ये उनके पेशे का हिस्सा है, दिस इज द पार्ट ऑफ देयर जॉब। ठीक है, और ऐसी हिंसा का अनुभव करने वाले केवल 25% ही डॉक्टरों ने ऐसी पुलिस को शिकायत की है, और उनमें से भी केवल 10% ने स्वीकार किया कि उनकी शिकायत का पर्याप्त समाधान भी कुछ किया गया। तो आप कह लीजिए ना के बराबर ही है। बहुत से लोग जो है यहाँ पर वो रिपोर्ट कराते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है रिपोर्ट करा के कुछ मिलना तो है नहीं।
जो कि एक सही बात भी है। तो उसकी वजह से जो है डॉक्टर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा तनाव, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर ये बढ़ता जाता है। ठीक है। तो ये हेल्थ केयर की भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को आ रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस धमकी को जो है ना, इस खतरे को खत्म करना होगा। जमीनी स्तर पर रहकर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की कोशिश, चाहे सरकार का इसके लिए कोई अलग धनराशि धनराशि खर्च करनी पड़ जाए, पर ये चीज जरूरी है। राइट। हेल्थ केयर के जितने भी यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, उनको यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन सबको सुनिश्चित करना जरूरी है। और हॉस्पिटल्स में सबसे बड़ी बात, सीसीटीवी चीजें, ठीक है, मेटल डिटेक्टर्स, ये एंट्रेंस पे होता है ना जो आप चेक करते हैं, धातु सूचकांक लगाना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है। और वेपन्स तो बिल्कुल कैरी नहीं करने देना है किसी भी हालत में। ठीक है। और ये भी बिल्कुल कोशिश करनी है कि भाई पेशेंट और रिलेटिव्स जो हैं, उनमें अगर कोई काउंसलर आसपास हो या फिर उनके पेशेंट्स के साथ में मतलब प्रॉपरली हर चीज में मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन एकदम पेशेंट की हालत के बारे में सही बता देना चाहिए। तो यही है भाई, यहाँ पर ये एक सर्वे आई है। इंडिया के बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने प्रोफेशन की वजह से, अपने पेशे की वजह से खूब परेशान है, क्योंकि उनके साथ कुछ ना कुछ चीजें घटती जा रही है। अगला आर्टिकल है हमारा चंद्रयान 3। अभी इसरो के चीफ ने ये कंफर्म करा है कि जुलाई 2023 में भारत का चंद्रयान 3 का मिशन कंप्लीट होगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही एक आगे का मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग करवाई जाएगी और रोविंग करवाने का यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इसमें क्या होगा, 100 किलोमीटर का चंद्र कक्ष तक लैंडर करवाया जाएगा। इसके अंदर LVM 3 और से ऑर्गेनाइज करेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। लैंडर एंड रोवर इसके थ्रू होगा। इसके अंदर पूरा साउथ पोल तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी। अभी इसके अंदर प्रोपल्शन लैंडर और रोवर है, प्रपोदन लैंडर और रोवर यहाँ पर रखा गया है, जो कि चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो बिल्कुल सही तरीके से वहां पहुंच जाए और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करवाया जाए। अभी LVM 3 आ गया, जिसको पहले हम GSLV Mark 3 कहते थे। GSLV क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 3 स्टेज का एक मीडियम व्हीकल है और मीडियम तरीके से लिफ्ट करके काम करता है ये LVM 3 रॉकेट। ठीक है भाई, ये GSLV से बेहतर रूप में काम करने की क्षमता रखता है। समझे भाई सभी लोग। अगला लास्ट है यहाँ पर, फिंगरप्रिंट का डेटाबेस रखा जाएगा। हमारी जो है गृह मंत्रालय ने ये बोला है कि केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी जो है वो अपना फिंगरप्रिंट का डेटा रखे, क्योंकि उसी से पहचान होनी बहुत इजी हो जाती है। अब हमारी CBI है, हमारी NIA, हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, NCB, ये सबको यहाँ पर अपना एक फिंगरप्रिंट का आइडेंटिफिकेशन सिस्टम तैयार करना होगा, ताकि फिंगरप्रिंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए, जिससे हमारी केंद्रीय एजेंसी के डेटा को इकट्ठा करना, जैसे होता है ना कि आपका फिंगरप्रिंट का यहाँ पर डेटा इकट्ठा है, तो वही डेटा आप हर जगह पे ट्रांसफर कर दो। आपने CID मूव देखा है ना, CID सोनी टीवी पे जो आता था, जैसे उसमें दिखाते थे। रियल में नहीं है वो चीज, पर ऐसा होना चाहिए। उससे क्या होता है, क्रिमिनल्स और सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई यहाँ पे इस रिकॉर्ड में ये चल रहा है, इसमें ऐसा चल रहा है, तो हर एक चीज ना करनी बड़ी आसान सी हो जाती है। ये जो है अभी 2022 में डेवलप किया गया, जिसमें 10 डिजिट का नंबर रहेगा। उसके बाद सिर्फ ऑफिशियल से उस पूरे को एडिट कर सकते हैं, मोडिफाई कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। हर एक को आजादी नहीं होगी इस चीज की। ठीक है। तो अगर अलग अलग FIR है और एक ही पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड है या एक ही फिंगरप्रिंट के पे रजिस्टर्ड है, तो वो पता चल जाएगा कि भाई हमारे इस डेटाबेस में इसका पर्सन का नाम है या नहीं है। तो ये चीज है यहाँ पर। ठीक है भाई। सबसे पहली बार विलियम हर्शल ने, जो कि बंगाल के थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते ये जो है 1955 में आया। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे हमें जो है वो बहुत इजी तरीके से एक सुरक्षित और गैर हस्तांतरण पहचान पद्धति की सुनिश्चितता होती है। आपराधिक रिकॉर्ड का रख रखाव बहुत आसान सा हो जाता है, उनकी सुरक्षा काफी बढ़ जाती है। लेकिन उसके नुकसान क्या है कि इसकी वजह से हमारे सिस्टम में थोड़ा फेल भी हो सकता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। कई बार हो सकता है कि मिसिंग फिंगर या वॉन्ट फिंगर की वजह से कई बार कुछ मतलब नहीं पहचान में हो पाया, कुछ ऐसा भी हो सकता है।
बट फिलहाल के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है भाई, तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल। समझ में आए सब लोगों को 6 के 6 आर्टिकल्स? बड़े आज के क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे कि मैं आपके सामने कभी ना कोई नेशनल पार्क के बारे में लाती हूँ, क्योंकि नेशनल पार्क न्यूज में काफी रहते हैं। तो अभी एक नेशनल पार्क न्यूज में चल रहा है जिसका नाम है कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई कहाँ पे बना हुआ है। तो कांगेर वैली का जो नेशनल पार्क है, ये कांगेर वैली नेशनल पार्क के पास में एक रिवर फ्लो करती है कांगेर, और ये छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, जिसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिला है कब? 1982। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, कुटुम्ब बसर, कैलाश और डंडक। डंडक कारण्या प्लेट्यू है ना, इसी के पास में। तो ये आपको याद रखना है, कांगेर रिवर फ्लो करती है, इसकी वजह से ये नेशनल पार्क का नाम पड़ गया। यहाँ पर आपको टाइगर, लेपर्ड, जैकल्स, फ्लाइंग स्क्विरल, रैबिट्स, पाइथन, कोबरा, क्रोकोडाइल, मॉनिटर लिजर्ड्स काफी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। ये जगदालपुर बस्तर जिले में बना हुआ है, काफी ज्यादा घना जंगल है। ठीक है भाई, और यहीं पर ही आपको जो छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है, बस्तर हिल मैना, वो आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, हो जाएगा सभी लोगों को ये लर्न, तो इसको आप लर्न कर लेना, पूरा इसको कंप्लीट कर लेना। और आ सकता है इससे भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। लास्ट आ रहा है हमारा जोमी ट्राइब। अब ये ट्राइब्स है जो न्यूज में चल रहे हैं, तो मैं ये आपको बता दूं कि ये ट्राइब कौन से होते हैं। जोमी ट्राइब, ज्यादातर इन्हें हम जोमी ट्राइब भी कहते हैं, जोउ पीपल भी कहते हैं। ये इंडिया और बर्मा के जो बॉर्डर है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और इन्हें काफी ज्यादा वाइल्ड ट्राइब भी कहा जाता है। इनको मतलब इनके पूरी रख रखाव के लिए जोमी काउंसिल भी अलग से बनाया गया है। और ये ट्राइब, इन्हें कुकी पीपल भी कई बार कहते हैं। ये कई जगह पे आपको हिल एरियाज और बांग्लादेश में भी मिलेंगे। ठीक है, इनको कई बार चिन पीपल, मीजो पीपल, क्योंकि मिजोरम मणिपुर वगैरह काफी जगह मिलते हैं, मतलब ये रहते हैं। और मीजो, चिन, कुकी, इनको कुकी चिन लोग भी कहा जाता है, तो कुकी चिन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये उस रीजन में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ये 50 से ज्यादा इनकी बोलियां देखने को, तो ये आपको याद रखना है। ये नाम वाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये है आज का आपका कंप्लीट आर्टिकल्स, आज के सारी स्टेटमेंट सीख ली की है। अब आपको समझ में आया ना सभी लोगों को कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है। हम आपने 6 के 6 आर्टिकल्स मेरे साथ पढ़ लिए। अब आप में से जिस स्टूडेंट को खीर भवानी मेले का नहीं पता था, उसने क्या किया, मेरे साथ खीर भवानी मेले के बारे में लिखा कि ये श्रीनगर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में होता है, हिंदू टेम्पल है, वगैरह वगैरह आपने लिख लिया। ऐसे ही मैंने आपको पूरा सीएजी कराया, तो आपने अब सीएजी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी कि सीएजी कहाँ पे है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। फिर आपने लिखा कि सीएजी के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, इनका वर्क क्या है, कौन टेन्योर, पूरा सीएजी किया, ऐसे ही पूरा सीवीसी किया। फिर डॉक्टर्स के वायलेंस, या आपने सिर्फ मेरे से सुना, क्योंकि इसमें लिखने लायक नोट नहीं करना था इसमें से कुछ भी। फिर आपने चंद्रयान 3 लिखा कि भाई इसका लॉकेट एसएलवी है, रॉकेट जो है इसका रॉकेट है, कहाँ से लॉन्च किया गया वो लिखा। फिर फिंगरप्रिंट डेटाबेस, ये आपने सिर्फ मेरे से सुना, इसमें लिखा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अब आपने समझा ना कि कैसे कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। आपने अलग से नोटबुक तो बनाई रखी है करंट अफेयर्स की, तो उस करंट अफेयर्स में आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाओ, लिखते जाओ कि भाई ये आज की न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है डेट डाल डाल के लिखना कि आज हो गई 2 तारीख 2/6/23, ऐसे जरूरी नहीं है कुछ भी। कोई डेट थोड़ी पूछ रहा है हमसे यूपीएससी में। हमें तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि बेसिक बेसिक ये चल रहा है। तो आपको बेसिक चीजें होनी चाहिए पता। खीर भवानी मेला कहाँ लगता है, क्यों लगता है, किस रीजन में है, ठीक है, कांगेर वैली नेशनल पार्क का नाम कांगेर वैली क्यों पड़ा, क्या पीछे है उसके रीजन, वो आपने बता दिया। ठीक है, इसमें यहाँ पर स्टेट बर्ड के नाम पे है, ये आपने बता दिया। तो ये चीजों को नोटिस करना है। समझ रहे हैं सभी लोग?
आपको नोटिस इन बातों को करके अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज के जितने भी लेक्चर थे, ज्यादातर जैसे 2 टॉपिक तो आपके पॉलिटी से ही जुड़े हुए थे, पॉलिटी के इन टॉपिक से ही इंपॉर्टेंट बन गए। ठीक है, और ये वाला जो था वायलेंस फेस बाय डॉक्टर्स, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बन सकता है क्वेश्चन। बाकी तो और प्रीलिम्स में इससे कुछ भी नहीं बनेगा। प्रीलिम्स का मेरा मतलब होता है जितने भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं, एमसीक्यू वाले पेपर में इससे तो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी 6th वाले से भी कुछ नहीं बनेगा। तो ये भी आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना कि किस टाइप से मैं आपको कह रही थी पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, तो अपना यहाँ तक कंप्लीट करो, और आपको लगता है कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल करो, और नंबर्स पे कॉल करके आप पूरी पीडीएफ की जानकारी, कब कैसे क्या चीज है, हर एक चीज के बारे में आप यहाँ से पूछ के अपनी सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक? तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए सभी लोग, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।